हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, 18वीं सदी में यूरोप में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल गई और वो अमेरिका तक पहुंच गई, अमेरिका में भी फैल गई। ये भयंकर बीमारी से यूरोप और अमेरिका बहुत वक्त तक जूझते रहे। सुनना दोस्तों, क्या थी बीमारी? इस बीमारी का नाम था पर्ल पीरल फीवर। घातक बीमारी थी। क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में यह होता है कि जब कोई गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव के समय, डिलीवरी के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर ही वो बच्चों की मौत हो जाती है और महिला की भी मौत हो जाती है। बच्चों की डेथ हो रही थी तो वहां पर 1 हुआ, 2 हुआ, ऐसा केसेस बढ़ते गए। कोई इसका इलाज नहीं मिला। डॉक्टर्स भी परेशान, हर कोई परेशान था, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। और ये बीमारी इतनी फैल गई कि यूरोप को पूरा कवर कर लिया और अमेरिका को कवर कर लिया। बहुत सालों तक लोग इस बीमारी से जूझते रहे। और ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस उरूज पर नहीं थी, यानी कि मेडिकल साइंस इतनी सक्षम नहीं थी कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। हर कोई परेशान रहता था, डॉक्टर्स परेशान, नर्सेस परेशान। तो उनमें से एक डॉक्टर आगे आया। बहुत सालों तक रिसर्च के बाद एक डॉक्टर सामने आया और उन्होंने बताया कि इस बीमारी की वजह मुझे पता है। सारे खुश हो गए, बीमारी की वजह पता चल गई। अगर वजह पता चले तो इलाज भी मिलेगा। तो बिल्कुल इलाज भी मिलेगा, तो वजह क्या है बताओ। तो उन डॉक्टरों को उस डॉक्टर ने वजह बताई। वजह क्या बताई? इस बीमारी की वजह आप लोग। कहा हम लोग? कैसी बातें करते हैं कि आप लोग इस बीमारी की वजह हो गए? कैसे? कि जब किसी महिला की, बच्चे की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद आप लोग क्या करते हो? उसका पोस्टमार्टम करते हो। और पोस्टमार्टम करने के बाद आप बिना हाथ धोए, बिना किसी सावधानी के उन्हीं हाथों से अगली डिलीवरी करा देते हो। तो इससे क्या होता है कि बीमारी उन तक फैल रही है, इन्फेक्शन हो रहा है और इसके चलते मर रहे हैं सारे। मैं आपको बता दूं, 18वीं सदी की बात है, तब इतनी मेडिकल साइंस उरूज पर नहीं थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो वो सारे डॉक्टर मानने को तैयार नहीं कि हम कैसे वजह हो सकते हैं, हम तो इस चीज को स्वीकार नहीं करते। फिर क्या हुआ? आगे आने वाले 20-30 साल तक ये बीमारी चलती रही, लोग ऐसे ही परेशान रहे। फिर चलते चलते किसी को लगा, एक कोई आगे आया, बोला डॉक्टर साहब की बात हमको माननी चाहिए, आखिर हो सकता है हम भी वजह। तो उन्होंने फिर जो है पोस्टमार्टम के बाद वगैरह अपने हाथ धोना शुरू कर दिया। पहले सीधे से हाथ, जो अपने औजार वगैरह थे उनको स्लाइस करना शुरू कर दिया। तो फिर देखा कि बीमारी की दर जो है धीरे धीरे घटती गई और फिर ये बीमारी जाकर के समाप्त हुई। तो ये जो बीमारी, इसको ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इस कहानी को बताने का मकसद क्या है कि बहुत बार अगर हम सक्सेसफुल हैं और हमको पता ही नहीं, हमारी खुद की समस्या हम खुद ही होते हैं। यानी दूसरों पर काम करने से ज्यादा हमें खुद पर काम करना चाहिए, खुद में सुधार लाना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि हम हमेशा हर वक्त सही हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। तो पहले खुद को सुधारेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज से हम खुद पर काम करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज की क्लास में हमें जो पढ़ना था, ये था ब्लड ग्रुप की वंशागति, एबीओ ब्लड ग्रुप। पिछली क्लासों में हमने ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है सब कुछ समझ लिया था। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप की वंशागति क्या होती है। तो वंशागति को समझना, पहले देखते हैं वंशागति क्या चीज होती है। जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ये, तो बच्चे का ये होगा, या फिर बच्चे का ये तो पिता का ये रहा होगा, माता का ये रहा होगा। इस तरह से होता है ना कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे माता पिता पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, किस तरह से जो है पिता से या माता से बच्चों में ब्लड ग्रुप आता है, इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप की वंशागति। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, ब्लड ग्रुप की वंशागति। देखते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप का निर्धारण। तो पिछली क्लास में हमने क्या जाना था, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप, इसका निर्धारण एंटीजन द्वारा किया जाता है। और पहले की सारी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि एंटीजन ये कौन से होते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर कोई बता देगा भाई ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन। और ये एंटीजन कहां पर होता है, आरबीसी की सतह पर होता है। ओके, नेक्स्ट। अब दिमाग में सवाल आता है कि एंटीजन का निर्धारण कौन करता है। भाई इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन कर रहा है। अब ये एंटीजन कौन सा होगा किसके पास, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इस एंटीजन का निर्धारण जीन करता है। कौन करता है दोस्तों? जीन। ये जीन क्या होता है? आप जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कोशिका के अंदर केंद्र डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का विशेष क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वही जीन होता है जो लक्षणों का निर्धारण करता है। तो हमारे पास जो जीन होते हैं वो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो वो जो जीन हमें माता पिता से प्राप्त हो रहे, वो डिसाइड करेंगे कि एंटीजन कौन सा होगा, और एंटीजन डिसाइड करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो
ब्लड ग्रुप जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? जीन पर, जो हमें किससे मिले हैं? माता पिता से मिले। अब जीन जो होता है ना, उस जीन में एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक जीन जो है उसके दो एलील होते हैं। एक एलील उसको पिता से मिलता है और दूसरा एलील उसको माता से मिलता है। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं एलील, इनको अपन जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ओके, तो जीन जो होते हैं, एबीओ रक्त समूह की वंशागति जो होती है वो आई जीन द्वारा की जाती है। कौन सी जीन द्वारा? आई जीन। अब मैंने बताया कि जीन के लिए एलील होते हैं, तो एक व्यक्ति के अंदर तो केवल दो ही एलील होते हैं, लेकिन समष्टि में अगर देखा जाए तो आई जीन के 3 एलील होते हैं। कितने एलील? 3 जीन, 3 एलील। किसके? आई जीन के। तो जो आई जीन होती है उसके 3 एलील पाए जाते हैं। 3 एलील कौन से? IA, IB और IO। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है। देखना, एलील जो होते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। अगर आपने छोटी क्लासों में मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप पढ़ते होंगे कैपिटल डी लंबा पौधा होगा, स्मॉल टी बौना पौधा होगा। तो जो स्मॉल टी आप पढ़ते थे ना छोटी क्लासों में, वो स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी है। और कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तो कैपिटल टी के प्रभाव से ये भी क्या हो जाएगा? प्रभावी। मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि एलील के अंदर कोई तो अपना प्रभाव दर्शाता है और कोई अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। जो प्रभाव दर्शा रहा है उसको अपन प्रभावी बोलते हैं और जो प्रभाव नहीं दर्शाता है उसको अपन अप्रभावी बोलते हैं। सुनना, यह है IA, IB। IA और IB जो होते हैं ये प्रभावी होते हैं। कैसे एलील होते हैं ये? प्रभावी। प्रभावी का मतलब डोमिनेंट एलील है, प्रभावी है, ये अपना प्रभाव दर्शाएंगे। लेकिन जो IO है, ये IO क्या है? ये अप्रभावी है। अप्रभावी का मतलब ये कैसा है? ये रिसेसिव है। मतलब ये जब आ जाएगा इन A और B के साथ में तो ये अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा। जैसे मान लो IA आ गया और IA आ गया तो हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप A होगा। मतलब माता से IA मिल गया, पिता से IA मिल गया तो ब्लड ग्रुप क्या बोल देंगे? A बोल देंगे। कभी ऐसा हो जाए कि माता से तो IA मिला और पिता से IO मिला, तो जो O है ना, O अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है। अब O प्रभाव नहीं दर्शाता है तो फिर दर्शाएगा कौन? A वाला दर्शाएगा, क्योंकि A कैसा है? प्रभावी है, इसलिए A प्रभाव दर्शाएगा और ब्लड ग्रुप क्या निकल के आ जाएगा? A निकल के आ जाएगा। इसी तरह से मान लो IB है और IB है तो हम बोल देंगे किसी का ब्लड ग्रुप B होगा कि माता से भी इसको IB एलील मिला, पिता से भी IB मिला, तो इसका पास जो जीनोटाइप है IB है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एक जने से या तो माता से पिता से IB मिले और किसी एक से IO मिल जाए तो हम कहेंगे कि IB जो है ये तो प्रभावी है, अपना प्रभाव दर्शा सकता है, लेकिन IO तो अप्रभावी है। तो जो अप्रभावी कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा तो प्रभाव किसका निकल के आएगा? IB का। और ये ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा? B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभावी और अप्रभावी एलील होते हैं। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर एक जीन के दो ही एलील होते हैं। जैसे देखो IA IB दो हो गए, एक माता से एक पिता से। IB दो हो गए, एक माता से एक पिता से। IB IO दो हो गए, एक माता से एक पिता से। IA IO दो हो गए, एक माता से एक पिता से। कहने का मतलब व्यक्ति विशेष के अंदर तो कितने एलील होते हैं? 2 ही होते हैं। लेकिन पूरी समष्टि में देखा जाए, पूरी जनसंख्या में देखा जाए तो कितने एलील होते हैं? आई जीन के 3 एलील होते हैं। और ये 3 एलील क्या करते हैं? रक्त समूह का एंटीजन का निर्धारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये जो है ना एलील, ये एलील कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या ब्लड ग्रुप दर्शाते हैं, इसके लिए मैं एक सारणी बता रहा हूं। इस सारणी को समझते हैं अपन। देखना, किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन A है। कौन सा एंटीजन है? A। अगर एंटीजन A है तो हम क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप कौन सा उसका? A। अब A ब्लड ग्रुप होने के लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए कि उसके माता से और उसको पिता से उसको IA मिले, यानी माता से भी IA मिले और पिता से भी IA मिले। अगर माता और पिता दोनों से IA मिलता है तो ब्लड एंटीजन कौन सा हो जाएगा? A। और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? A। ओके, दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकता है एक जने से तो IA मिले और दूसरे जने से IO मिले। तो यहाँ पर IA तो प्रभावी है, पिछली स्लाइड में बताया था, और IO कैसा है? अप्रभावी। तो ये तो अपना प्रभाव कोई दर्शाएगा नहीं। अब ये प्रभावी नहीं दर्शा रहा तो प्रभाव कौन दर्शाएगा? IA। और IA कौन सा ब्लड ग्रुप लेके आ जाएगा? A ब्लड ग्रुप लेके आ जाएगा। तो A ब्लड ग्रुप के लिए जो देखना IA जीनोटाइप हो सकता है या IA हो सकता है। ओके, B ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन कौन सा होता है? B। और ये B एंटीजन कब होता है कि माता से IB मिले और पिता से भी IB मिले, माता से भी IB मिले और पिता से भी IB मिले, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B। या ये भी तो हो सकता है माता से IB मिले या पिता से IB मिले और एक जने से क्या मिल जाए? IO। तो ये IO तो अपना प्रभाव दर्शाएगा नहीं, ये प्रभाव ही नहीं दर्शाएगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप निकल के आ जाएगा? फिर B ब्लड ग्रुप निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाए? किसी के पास एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB।
तो यहाँ पर जो है एक जने से तो IA मिलेगा और एक जने से IB मिलेगा, यानी IA भी मिल गया और IB भी मिल गया। अभी जस्ट हमने बोला था कि IA जो होता है ये भी प्रभावी होता है और IB भी क्या होता है, प्रभावी। अप्रभावी कौन सा होता है, IO। तो यहाँ पर तो दोनों ही प्रभावी है, तो दोनों प्रभावी है तो दोनों अपना प्रभाव दर्शाएंगे। ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, AB। इसको अपन सहप्रभाविता बोल सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, किसी के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आता है, O। तो इसमें क्या होता है, माता से भी IO मिले और पिता से भी IO मिले। अब दोनों से ही IO मिला, IO मिल गया, तो दोनों ही अपना प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, कोई प्रभाव ही नहीं दर्शाएंगे, तो कोई एंटीजन ही नहीं बनेगा, कोई एंटीजन ही नहीं बनेगा तो कोई ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा, तो मतलब ब्लड ग्रुप का O हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। तो ओके, तो अब देखना समझने लायक बात, ब्लड ग्रुप A कब हो सकता है, जब एक जने से IA मिले दूसरे जने से IA मिले, या एक जने से IA मिले दूसरे जने से IO मिले। ओके, नेक्स्ट एक और, ब्लड ग्रुप B कब हो सकता है, जब एक जने से IB मिले दूसरे जने से IB मिले, या फिर एक जने से IB मिले और दूसरे जने से IO मिले। दो कंडीशन दोनों में होगी। लेकिन ब्लड ग्रुप AB कब हो सकता है, एक जने से IA मिले और दूसरे जने से IB मिले। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बनती है, नहीं बनती, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। हाँ, ब्लड ग्रुप O कब हो सकता है, जब एक जने से तो IO मिले और एक जने से IO मिले, यानी कि इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती। तो ये सारी कंडीशंस बनती है, तो आपको याद रखना जो A ब्लड ग्रुप है IA माता पिता से मिलता है या IA मिलता है तब बनता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट B ब्लड ग्रुप माता और पिता से IB मिलता है या एक जने से IB दूसरे जने से IO मिले, ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन AB ब्लड ग्रुप एक जने से तो IA मिले दूसरे जने से IB मिले, और चौथा O ब्लड ग्रुप दोनों से क्या मिले, IO मिले। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, IB दोनों प्रभावी है और IO कैसा है, अप्रभावी है। तो दोस्तों ये हो गई ब्लड ग्रुप को समझने की बात है वंशागति की। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि इनको हम समझ सके। ओके, हाँ, क्वेश्चन है, एक O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। एक O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, O, के पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा। समझते हैं, सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले बात करते हैं बच्चे की, ये रहा बच्चा देखो बच्चों, बच्चा देखो, बच्चा ब्लड ग्रुप क्या है, O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, O, के पिता का ब्लड ग्रुप B है, ये रहा पिता बापू, ब्लड ग्रुप क्या रखता है, ये B ब्लड ग्रुप रखता है। तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा, यानी इसका जीनोटाइप अपने को पूछा है। सोल्व करते हैं, बच्चे का ब्लड ग्रुप O कब हो सकता है, जब बच्चे के पास क्या हो, IO हो, यही तो सिखाया अभी, बच्चे के पास IO हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O। पिता का ब्लड ग्रुप B है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B कब होता है, दो कंडीशन होती है, या तो ये IB हो या फिर ये IO हो। तो यहां से हमको पूछा क्या है, पिता का जीनोटाइप पूछा है, तो पिता का जीनोटाइप के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो IB होगा या IO होगा। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो IO किसका है, बच्चे का, और IB किसका, किसी का है ही नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, A ब्लड ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखना अपने पास दो ऑप्शन आ गए, क्या IB हो सकता है या फिर IO हो सकता है। अब देखते हैं अब इन दोनों में से राइट कौन सा है। बात करते हैं बच्चे की, बच्चे तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे ब्लड ग्रुप रखता है O ब्लड ग्रुप है, तो इसके पास IO है, दूसरा भी क्या है, IO है। हो सकता है ये माता से मिला हो और ये पिता से मिला हो, तो इसका मतलब एक एलील तो इसको किससे मिल रहा है, माता से, और दूसरा किससे मिल रहा है, इसको पिता से। चाहे इसको माता का मान लो इसको पिता का मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुल मिलाकर एक IO किससे मिल रहा है, पिता से। तो पिता से क्या मिल रहा है, IO। पिता से IO कब मिलेगा, जब पिता के पास IO होगा। अरे होगा नहीं तो पिता देगा कहां से IO, तो पिताजी IO कब दे पाएंगे, जब पिताजी के पास IO एलील होगा। तो यहाँ पर किस कंडीशन में IO, ये देखो यहाँ पर IO है, इसका मतलब ये जीनोटाइप पिता का होगा, ये नहीं हो सकता। अगर पिता का जीनोटाइप IB होता तो बच्चा कभी भी O ब्लड ग्रुप का नहीं हो सकता। ओके, हाँ, तो यहाँ पर IO राइट आंसर जाएगा, तो ये रहा IO। क्वेश्चन अच्छा लगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता O रक्त समूह वाले हैं, पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है भैया, O, माता AB ब्लड ग्रुप वाली है, तो उसकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता का ब्लड ग्रुप क्या बता दिया, माता का ब्लड ग्रुप AB और पिता का ब्लड ग्रुप क्या बता दिया, O। तो उनके बच्चे जो होंगे, छोरे छोरी कैसे होंगे, सिंपल है, सॉल्व करते हैं। बापू जी का ब्लड ग्रुप क्या है, O ब्लड ग्रुप, और माता जी का ब्लड ग्रुप क्या है, AB ब्लड ग्रुप है। सोचते हैं O ब्लड ग्रुप कब हो सकता है, जब एलील कौन सा हो, IO हो। AB ब्लड ग्रुप क्या कब हो सकता है, जब हो IB।
तो ये कंडीशन बनती है कि पिता के पास तो क्या है IO और माता के पास क्या है IA अब देखना जब युग्मकों का निर्माण होगा तो ये कितने प्रकार के एलील दे सकता है, IO प्रकार का, यानी एक ही प्रकार का। आप बोलोगे दूसरा भी दे रहा है IO, तो दोनों एक ही तो है, IO यानी एक ही प्रकार के हो गए ना, मैं प्रकार बोल रहा हूँ, संख्या नहीं बोल रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का दे सकता है बापू, IO दे सकता है। माता कितने प्रकार के एलील दे सकती है? माता 2 प्रकार के एलील दे सकती है, या तो ये IA दे सकती है या ये IB दे सकती है संतान को। अगर पिता ने IO दिया और माता ने IA दिया तो क्या बन जाएगा? IA IO। और अगर पिता ने IO दिया और माता ने IB दिया तो क्या बन जाएगा? IB IO। तो अगर IA IO है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? A। और अगर IB IO है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? B। यानी अगर माता IA देती है तो A ब्लड ग्रुप निकल के आएगा, और माता अगर IO देती है तो O ब्लड ग्रुप निकल के आएगा। तो इसका मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो A हो सकता है या B। तो आंसर कौन सा जाएगा? A या B। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक B रक्त समूह वाला व्यक्ति A रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है, तो प्रथम बच्चा B रक्त समूह वाला है, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या है? वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। B रक्त समूह वाला व्यक्ति, ये रहा व्यक्ति, पुरुष किस रक्त समूह का है? B रक्त समूह का है, B रक्त समूह का व्यक्ति A रक्त समूह की महिला से विवाह करता है। महिला कौन सा रक्त समूह रखती है? A रक्त समूह। विवाह करता है तो प्रथम बच्चा B रक्त समूह का है, तो ये बच्चा, ये रहा बच्चा, किस ब्लड ग्रुप का? B ब्लड ग्रुप का। तो बच्चे का जीनोटाइप क्या है? यानी बच्चे का जीनोटाइप हमको बताना है, इसका जीनोटाइप क्या होगा। सिंपल है, निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस पुरुष का अगर जो है जीनोटाइप ब्लड ग्रुप B है तो इसका एलील जीनोटाइप क्या हो सकता है? IB हो सकता है, या फिर IB IO हो सकता है। इस महिला का ब्लड ग्रुप A है तो एलील क्या हो सकते हैं? IA हो सकते हैं, या फिर IO हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं ये एलील कितने देगा। अगर इसकी बात करें तो ये एक ही प्रकार के एलील संतति में दे पाएगा, केवल और केवल IB। लेकिन इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार के दे पाएगा। तो यहां से बात करते हैं, जैसे मान लो ये हुआ तो ये IB भी दे सकता है और IO भी दे सकता है। महिला इसमें एक ही प्रकार के दे सकती है और यहाँ पर 2 प्रकार के दे सकती है, IA भी दे सकती है और IO भी दे सकती है। अब बोल रहा है बच्चे का जीनोटाइप क्या है? B। ये रहा बच्चा क्या है? इसका ब्लड ग्रुप B, बच्चे का B ब्लड ग्रुप है। तो इसका क्या हो सकता है? जीन प्रारूप क्या हो सकता है? जीनोटाइप IB हो सकता है, या फिर IB IO हो सकता है। समझना इस चीज को। IB कब होगा? जब एक से तो IB मिले और दूसरे से भी क्या मिले? IB मिले। क्या माता के पास IB है? माता के पास तो IB है ही नहीं, तो दोनों से IB मिलने की संभावना है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये तो बच्चे का हो ही नहीं सकता। तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? IB IO। कब? जब पिता तो देगा IB और माता क्या देगी? IO। ये दोनों मिल जाएंगे तो बच्चे का जीनोटाइप ये निकल के आएगा। तो सिंपल सा आंसर आ गया इसका। बच्चे का जीनोटाइप ही पूछा है ना, बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? तो IB IO निकल के आएगा। इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लो। पिता का रक्त समूह कितना था? कौन सा था? B। तो B कब हो सकता है? IB हो तब और IB IO हो तब। माता का A, तो A कब हो सकता है? IA हो तब और IA IO हो तब। तो इसकी बात अपने नहीं की, क्योंकि इसकी बात करेंगे केवल IB निकल के आएगा और अपने को IB तो वैसे इसमें मिल ही रहा है, इसलिए इसकी बात नहीं की, बोल दिया कि भाई IB IO से बात करते हैं। तो IB और IO 2 प्रकार के एलील बनाएगा। यहाँ पर भी इसकी बात कर ली, IA और IO 2 प्रकार के एलील बनाएगा। बच्चे का IB भी हो सकता था, B ब्लड ग्रुप का था तो, और IB IO भी हो सकता था, लेकिन इसको कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही B है, इसका मतलब किसी न किसी एक के पास, दोनों के पास B होना चाहिए IB, लेकिन दोनों के पास नहीं था क्योंकि ये तो माता A ब्लड ग्रुप की थी, तो ये वाला कैंसिल कर दिया। तो क्या निकल के आ गया? IB IO। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो खुद की प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दंपति का रक्त समूह AB है, AB व O है, तो बच्चों में संभव रक्त समूह क्या होगा? सिंपल है कि माता पिता जो है ना, इनका ब्लड ग्रुप AB है और O है, तो बच्चे क्या क्या ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं? चलो मान लिया दंपति, माता पिता, किसी का भी कुछ भी मान लेते हैं। मानने में क्या है? मानो ये माता है, माता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं AB और पिता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं O। अब आप बताओ माता का AB ब्लड ग्रुप कब हो सकता है? जब इसके पास जीनोटाइप क्या हो? IA IB। क्या इसके अलावा कोई संभावना बनती है? नहीं बनती है। पिता का ब्लड ग्रुप O कब हो सकता है? जब इसके पास क्या हो? IO हो। इसके अलावा कोई संभावना बनती है? नहीं बनती है। अब देखना
ये IA IB कितने प्रकार के एलील बना सकता है? माता कितने प्रकार के एलील बना सकती है? युग्मक कितने प्रकार के बना सकती है? 2 प्रकार के, IA IB। यहां पर पिता की बात करें, ये कितने प्रकार के एलील दे सकता है अगली संतति में? केवल एक प्रकार का, कौन सा? IO। अब बहुत सौ को डाउट आ रहा होगा IO 2 दे सकता है ना, तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। 2 प्रकार नहीं होते, IO दोनों एक जैसे, इसलिए एक ही प्रकार बोल रहे हैं। यहाँ IA IB अलग अलग है, इसलिए 2 प्रकार बोल रहे हैं ना। अब देखना, अगर ये IA इस IO के साथ संयोग करता है तो IA IO बनता है, और ये IB इसके साथ मिलता है तो IB IO बनता है। अब देखना IA IO तो ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आ जाएगा? A, क्योंकि यहाँ पर IA प्रभावी है, और IB IO तो ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आएगा? B। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? एक दंपत्ति का रक्त समूह AB और O है, तो बच्चों का रक्त समूह क्या क्या संभव है? तो बच्चों का रक्त समूह या तो A होगा या B होगा, इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि माता का रक्त समूह AB है और पिता का O है तो बच्चा AB निकल के आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर माता AB है या पिता AB है और कोई एक O है तो बच्चा या तो A ब्लड ग्रुप का होगा या B ब्लड ग्रुप का होगा, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले रक्त स्कंदन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है समझना। जैसे ही कट लग जाता है, मैंने बोला था खून निकलता है, रक्त जम जाता है, तो यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। लेकिन यहां पर जो इसकी प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इस प्रोसेस में जो 2-4 नाम आते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था जब कंपोजिशन पढ़ रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो है ये किस तरह से ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये तरीका मैं भी बता दूंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी प्रोटीन आवश्यक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ओके, वो काम कैसे करती है वो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखना, ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, रक्त का स्कंदन होता है, इसको कितना टाइम लगता है? क्लोटिंग टाइम 2 से 8 मिनट। अगर 2 से 8 मिनट में इतना नहीं हो रहा है, रक्त रुक नहीं रहा है या बहुत लंबे वक्त तक रक्त बहता रहता है, इसका मतलब बीमारी हो रखी है ना। जैसे आपने इंग्लैंड की महारानी वाला सुन रखा होगा, हीमोफीलिया वाला, तो वो ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से भी ऐसा होता है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रक्त स्कंदन की क्रिया में 13 कारक सहायक होते हैं, जिनको रोमन संख्या में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने कारक सहायक होते हैं? 13 कारक। और कैसे लिखते हैं इनको? रोमन संख्या में लिखते हैं। अब एक्चुअल में क्या आप इनको काउंट करोगे तो 12 कारक ही निकल के आएंगे, क्योंकि जब ये 13 कारकों को व्यवस्थित किया गया तो जो एक कारक था वो आगे चेंज होकर के दूसरे कारक में बदल रहा है, तो एक को कैंसिल करके और फिर काउंटिंग टोटल तो हो गई 12। अब उनको नंबर पहले से फिक्स दे रखा था, 1 2 3 4, तो रोमन संख्या में उनको जो नंबर दे रखे नंबर फिक्स हो गए। तो ऐसे तो 13 कारक रोमन संख्या में, और आप वैसे काउंट करो तो 12 ही निकल के आएंगे। हालांकि अपने को 13 याद रखना है। ओके, 13 कारक। तो रक्त स्कंदन की क्रिया में कितने कारक सहायक होते हैं? 13 कारक। और ये इतने स्टेप में होते हैं, अपने को सब याद नहीं रखना होता, सिंपल सा अपन समझते हैं, है ना। जैसे देखो, किसी का ब्लड क्लोट होता है तो कैसे होता है? कट लग गई, तो कट लगते ही जो उत्तक होता है ना, उत्तक या फिर टिश्यू, वहां से, और जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट्स, उत्तक और प्लेटलेट्स, वहां से क्या निकलता है? वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। उत्तकों से क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आपको ये याद नहीं रखना है प्रोसेस क्या है, बस मैं बता रहा हूं कैसा होता है, आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। ऐसा ऐसा सुना था वहां पे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 तरह का होता है, यहाँ से तो निकलता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ से निकलता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को सक्रिय करता है। थ्रोम्बोकाइनेज, ये सक्रिय हो गया भैया थ्रोम्बोकाइनेज। हुआ क्या? उत्तक में जैसे चोट लगी तो उत्तक ही, तो ये कट गया, और अंदर क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट, उत्तक, इनसे क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये किसको सक्रिय करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को। आगे जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये एक कलाकारी करता है, एक काम करता है। क्या काम करता है? ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है हमारे रक्त में, क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को ये बदल देता है थ्रोम्बिन में। किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन में। समझना, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? ये निष्क्रिय। और जो थ्रोम्बिन होता है ये कैसा होता है? सक्रिय। एक बार मैंने बोला भी था कि हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, तो शरीर के अंदर रक्त इसलिए नहीं जमता क्योंकि शरीर के अंदर ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और बाहर क्या? सक्रिय हो जाते हैं। अब ये कैसे सक्रिय हुआ, ये कैसे सक्रिय हो? तो सिंपल सी बात है, कट लगेगा तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। ऑक्सीजन, कैल्शियम वगैरह सारे इसमें हेल्प करते हैं। हर जगह, हर स्टेप में यहाँ पर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हेल्प करती है ना। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऐसा हो रहा है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हो गया? थ्रोम्बिन में। आगे जाकर के थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को बदल देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन, एक और चीज होती है फाइब्रिनोजन, इसको ये बदल देता है फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिनोजन जो होता है ये भी निष्क्रिय होता है, और ये जो होता है ये घुलनशील होता है। कैसा होता है? ये घुलनशील। और ये मोनोमर होता है, यानी एकलक होता है। ये आगे बदल जाता है अघुलनशील, अघुलनशील और
बहुलक में बदल जाता है। समझना कैसी बात कर दी मैंने, भारी सी, सुनना बात को। ये स्टेप सारी कंप्लीट हो गए, अब समझने की बात है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना, थ्रोम्बोकाइनेट क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को बदल दिया थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन कैसा था, निष्क्रिय, थ्रोम्बिन कैसा हो गया, सक्रिय। इस थ्रोम्बिन ने क्या किया, इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया, फाइब्रिन में। अब सुनना, फाइब्रिनोजन था, ये फाइब्रिनोजन रक्त में घुलनशील था, घुला हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था है कि नहीं है। और ये मोनोमर था, एकलक था। एकलक का मतलब छोटी छोटी इकाइयां थी, लेकिन बाद में ये सक्रिय हो गया तो क्या बदल गया, फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन है ना, ये एकलक नहीं है, फाइब्रिन जो है ये बहुलक है। बहुलक मतलब लंबा है, फाइबर है इसके, रेशे, और ये अघुलनशील है। पहले तो रक्त में घुला हुआ था, अब घुला हुआ नहीं है। तो ये क्या करता है, इस तरह से रेशे और जाल जमा हो जाता है। कहां पर, जहां पर कट लग रहा है ना, वहां पर आके इस तरह से रेशे और जाल बना देता है। उस जाल में क्या होता है, मान लो कोई आरबीसी आ रही है तो यहाँ पे अटक जाएगी, खून निकलता है ना तो आरबीसी होगी, आरबीसी आएगी अटक जाएगी, कोई डब्ल्यूबीसी आएगी अटक जाएगी, कोई भी अलग कणिकाएं आएंगी वो अटक जाएगी। तो सारी रक्त कणिकाएं वगैरह आकर के इसमें अटक जाएगी। जैसे नाली के अंदर जाली लग जाए तो कचरा कैसे अटक जाता है, वैसे ये जो है ना अघुलनशील बहुलक फाइब्रिन जो होता है ये आकर के वहां पर जम जाता है और यहाँ पर सारी रक्त कणिकाएं आकर के इकट्ठी हो जाती है और इस तरह से वहां पर क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो ऐसे रक्त का थक्का बनता है। तो क्या आपको स्टेप्स याद रखनी है, नहीं याद नहीं रखनी, आपको बस नाम याद रखना है। क्या कि निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदन में सहायक है, तो आपको नाम याद रखना। हमने फाइब्रिन सुन रखा था, फाइब्रिनोजन सुन रखा था, थ्रोम्बिन सुन रखा था, प्रोथ्रोम्बिन सुन रखा था, थ्रोम्बोकाइनेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस तरह से नाम सुन रखे थे। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये दोनों मैंने आपको कंपोजिशन बताए थे ना, तो ये दोनों विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है हमारे रक्त का थक्का बनता है। यहाँ पर हमारा रक्त के थक्का कंप्लीट हुआ और रक्त के थक्के बनने के साथ ही हमारा ब्लड कंप्लीट हो गया। तो हमने कंप्लीटली ब्लड का अध्ययन कर लिया है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको पता नहीं है तो वो आई बटन पर क्लिक करके पीछे की क्लासों को भी देखें ताकि ब्लड को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, ये ब्लड की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।